बहुत समय पहले किसी ने एक सवाल पूछा था, अगर तुम पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर सको तो वो ताकत कैसी होगी? क्या वो ताकत कोई आर्मी होगी? क्या वो ताकत कोई टेक्नोलॉजी होगी? क्या वो ताकत कोई वेपन होगी? नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत उसकी यादें हैं। वो पल जो किसी मां ने अपने बच्चे के साथ बिताए, वो रात जब किसी इंसान ने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो आंसू जो किसी ने अपने सबसे प्रिय इंसान के जाने पर बहाए, वो खुशी जो किसी बच्चे ने पहली बार समुद्र देखकर महसूस की। यह यादें, यह इमोशंस, यह जीवन के असल रंग, यही इंसान को इंसान बनाते हैं। लेकिन एक इंसान था जिसने इन्हीं यादों को एक वेपन में बदल दिया। उसका नाम था अरिस। और यह कहानी, यह सिर्फ उसकी नहीं है, यह तुम्हारी भी है और उन सब की जिन्होंने कभी कुछ याद किया, कुछ भुलाया, कुछ महसूस किया। बैठो, सांस लो और सुनो। यह कहानी उस दुनिया की है जिसे नेक्सार कहते थे। नेक्सार एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन, जहां साइंस इतनी आगे थी कि इंसानों की यादें एक्सट्रैक्ट की जा सकती थी। सोचो एक पल, वो याद जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी जगह में बंद है, जिसे तुमने किसी को नहीं बताया, जो तुम खुद से भी शायद कभी कभी छुपाते हो। नेक्सारा में वो याद एक ग्लोविंग क्रिस्टल में बंद हो सकती थी, एक मेमोरी क्रिस्टल, नीले रंग की, हल्की सी गर्म। जब तुम उसे छूते तो उसमें से एक हल्की सी हम आती, जैसे वो याद जिंदा हो। नेक्सारा में ये क्रिस्टल्स बहुत कॉमन थे। लोग अपनी खुशियां स्टोर करते थे, अपने प्रियजनों की यादें जो मर गए, उनकी मेमोरीज क्रिस्टल्स में बच जाती थी। और कभी कभी जब तुम उन्हें मिस करते तो उस क्रिस्टल को हाथ में लेते, उसकी हम सुनते, और एक पल के लिए वो इंसान न तो वापस आ जाता। यह था नेक्सारा, एक ऐसी दुनिया जहां यादें सिर्फ दिल में नहीं, हाथों में भी होती थी। इसी दुनिया में एक छोटे से घर में एरिस पैदा हुआ था। एक साधारण परिवार, एक मां जो हिस्टोरियन थी, एक पिता जो मेमोरी टेक्नीशियन था, और एरिस जो दोनों से बिल्कुल अलग था। वो न हिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, न टेक्नोलॉजी में। वो इंटरेस्टेड था उस चीज में जो इन दोनों के बीच थी। वो इंटरेस्टेड था इन यादों के पीछे छुपी उस रॉ एनर्जी में, वो एनर्जी जो हर याद में होती है, वो वाइब्रेशन जो हर इमोशन में छुपी है, वो फोर्स जो ग्रीफ को इतना हैवी बनाती है और जो लव को इतना इंडिस्ट्रक्टिबल। एरिस बड़ा हुआ, रिसर्च में गया, लेकिन उसकी रिसर्च कन्वेंशनल नहीं थी। जहां दूसरे साइंटिस्ट्स मेमोरी क्रिस्टल्स को और परफेक्ट बनाना चाहते थे, एरिस उनसे पूछता था, इन क्रिस्टल्स में एनर्जी कहां से आती है? एक प्रोफेसर ने कहा, यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। एरिस ने कहा, नहीं, यह उससे ज्यादा है। प्रोफेसर ने उसे डिसमिस किया, लेकिन एरिस रुका नहीं। 5 साल, 10 साल, 12 साल उसने हजारों मेमोरी क्रिस्टल स्टडी की। उसने एक पैटर्न नोटिस किया, जिस याद में इमोशन जितना स्ट्रॉन्ग, उस क्रिस्टल की एनर्जी उतनी ज्यादा। एक मां की वो याद, जब उसने पहली बार अपने बच्चे को देखा, वो क्रिस्टल इतनी ब्राइट थी कि अंधेरे में रखो तो पूरा कमरा रोशन हो जाए। एक सोल्जर की वो याद, जब उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त युद्ध में खोया, उस क्रिस्टल की हम इतनी इंटेंस थी कि पास रखने से बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होती। एरिस ने कैलकुलेट किया, अगर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज की एनर्जी एक साथ कलेक्ट की जाए तो वो एनर्जी कितनी होगी। उसने इक्वेशंस लिखे, कैलकुलेशंस किए, और जो नंबर सामने आया उसने एरिस को एक पल के लिए फ्रीज कर दिया। वो एनर्जी एक पूरे शहर को पावर दे सकती थी, एक पूरी आर्मी को, एक पूरे वेपन को। एरिस ने वो कैलकुलेशन एक ड्रॉअर में बंद कर दी, और उस रात वो सो नहीं पाया। सुनो, यहां एक बात समझना जरूरी है। एरिस कोई बुरा इंसान नहीं था, वो कोई विलन नहीं था जो पावर के लिए कुछ भी करे। वो एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने कुछ देखा था, जिसने महसूस किया था, और जो उस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाया। जब इरिस 17 साल का था, नेक्सारा पर एक बड़ा हमला हुआ। एक नेबरिंग एम्पायर वॉर्न ने अटैक किया। वो अटैक इतना सडन था, इतना ब्रूटल, कि नेक्सारा के 3 बड़े शहर एक ही रात में तो तबाह हो गए। एरिस का परिवार उनमें से एक शहर में था। मां, पिता दोनों गए। एरिस को उनकी मेमोरी क्रिस्टल्स मिली, 2 छोटी क्रिस्टल्स। उसने मां की क्रिस्टल हाथ में ली, वो हम आई, मां की हंसी, मां की आवाज, मां की वो याद जब उन्होंने एरिस को पहली बार स्कूल छोड़ने गई थी। एरिस फूट पड़ा, वो रोया बहुत देर तक, और उस रात, उस ग्रीफ में उसने एक डिसीजन किया। वॉर्न को कभी
किसी और का परिवार नहीं तोड़ने दूंगा, चाहे जो करना पड़े। वो डिसीजन, वो ग्रीफ, वो लव, यही उस वेपन की पहली स्पार्क थी। 10 साल बाद एरिस एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। नेक्सारा की गवर्नमेंट उसे फंड करती थी, लेकिन एरिस की रियल रिसर्च वो किसी को नहीं बताता था। वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका नाम था द म्यूनिक इंजन। म्यूनिक यानी यादों से रिलेटेड, इंजन यानी पावर सोर्स। द म्यूनिक इंजन एक ऐसी मशीन जो कलेक्टिव ह्यूमन मेमोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। एरिस का थ्योरी था एक अकेली याद में लिमिटेड एनर्जी होती है, लेकिन अगर हजारों लाखों यादें एक साथ कंबाइन हो, अगर एक मां की लव की याद, एक सोल्जर के सैक्रिफाइस की याद, एक बच्चे की इनोसेंस की याद, सब एक साथ एक पॉइंट पर फोकस हो, तो वो एनर्जी अनलिमिटेड होगी। क्योंकि ह्यूमन इमोशन, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी, यह कभी खत्म नहीं होती। यह एक रिन्यूएबल सोर्स है, सबसे पवित्र, सबसे पावरफुल। उसने मशीन बनाई, एक बड़ी सर्कुलर स्ट्रक्चर, हजारों क्रिस्टल स्लॉट्स, हर स्लॉट में एक मेमोरी क्रिस्टल। जब मशीन एक्टिवेट होती, सब क्रिस्टल्स एक साथ ग्लो करती, एक कलेक्टिव हम उठती, जैसे हजारों आवाजें एक साथ गा रही हो। यह साउंड, यह इतनी ब्यूटीफुल थी कि जो सुनता रो पड़ता, और उस साउंड से, उस एनर्जी से एक वेपन कनेक्ट था, द मेमोरी कैनन। द मेमोरी कैनन, इसे समझो, यह कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं था। यह एक ऐसा वेपन था जो ह्यूमन मेमोरीज से पावर्ड था, और इसका इफेक्ट भी ह्यूमन मेमोरीज पर होता था। जब द मेमोरी कैनन फायर होती, वो एक एनर्जी बीम नहीं छोड़ती थी, वो एक कलेक्टिव इमोशनल वेव छोड़ती थी। उस वेव में उन हजारों क्रिस्टल्स की हजारों यादें एक साथ रिलीज होती थी। उस वेव की रेंज 5 माइल्स। जो भी उस रेंज में आता, उसे 1 सेकंड में वो सब फील होता जो उन हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में फील किया था एक साथ। सोचो, एक पल में हजारों जिंदगियों का ग्रीफ, एक पल में हजारों जिंदगियों की खुशी, एक पल में हजारों जिंदगियों का डर, प्यार, पछतावा, उम्मीद, यह सब एक साथ एक पल में। कोई भी ब्रेन यह हैंडल नहीं कर सकता था। वॉर्न की आर्मी जो भी इस रेंज में आती, वो ओवरवेल्म हो जाती, जमीन पर बैठ जाती, रोने लगती, लड़ना इम्पॉसिबल हो जाता। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया का दर्द आ जाए, तो तुम किसी को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यही थी द मेमोरी कैनन की ताकत। यह मारती नहीं थी, यह महसूस कराती थी। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। एरिस के पास मशीन थी, वेपन था, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो वेपन को एक्चुअली पावरफुल बनाता। क्रिस्टल्स, इनफ क्रिस्टल्स। एक स्ट्रॉन्ग वेव के लिए कम से कम 10 लाख स्ट्रॉन्ग मेमोरीज चाहिए थी। 10 लाख। नेक्सारा की पूरी पॉपुलेशन 50 लाख, और हर इंसान की सब मेमोरीज इस वेपन के लिए यूज नहीं हो सकती थी। सिर्फ वो मेमोरीज जो जेन्युइनली इमोशनल हो, सिर्फ वो मेमोरीज जो इंसान को डिफाइन करती हो। यानी एरिस को लोगों की सबसे पर्सनल, सबसे प्रेशियस मेमोरीज चाहिए थी। और यहां एरिस रात को अकेला बैठता था, एक सवाल के साथ, क्या मुझे यह राइट है किसी की मेमोरीज यूज करने का? वो मेमोरीज जो उनकी हैं, सिर्फ उनकी, उनकी मां, उनके बच्चे, उनके प्यार, उनके दर्द। क्या मैं उन्हें एक वेपन का फ्यूल बना सकता हूं, भले ही उस वेपन का गोल उन्हीं को बचाना हो? एरिस के पास कोई इजी जवाब नहीं था, लेकिन वॉर्न आ रहा था, और नेक्सारा के पास टाइम नहीं था। एरिस ने गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा। उसने द निमोनिक इंजन और द मेमोरी कैनन सब एक्सप्लेन किया। गवर्नमेंट ने सुना और अप्रूव किया। एक नेशनल अनाउंसमेंट हुई। नेक्सारा के हर सिटीजन से रिक्वेस्ट की गई, अपनी एक मेमोरी डोनेट करो, स्वेच्छा से। जो चाहे दे सकता है, जो ना चाहे उसे फोर्स नहीं। और फिर जो हुआ वो एरिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग आए, हजारों, लाखों। एक बूढ़े आदमी ने अपनी वो मेमोरी दी जब उसने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था। एक बच्ची ने अपनी वो मेमोरी दी जब उसके पिता ने उसे पहली बार बाइक चलाना सिखाया था। एक सोल्जर ने अपनी वो मेमोरी दी जब वो वॉर से घर वापस आया था और उसके बेटे ने दौड़कर उसे हग किया था। एक टीचर ने अपनी वो मेमोरी दी जब उसके स्टूडेंट ने पहली बार कहा था, आपकी वजह से मुझे रीडिंग पसंद आई। यादें आती रहीं, मेमोरी क्रिस्टल्स की एक रिवर बन गई। एरिस हर क्रिस्टल को अपने हाथ से रिसीव करता था। हर क्रिस्टल को वो एक सेकंड होल्ड करता था, उसकी हम सुनता था, और हर बार उसकी आंखें भर आती थी, क्योंकि वो फील कर सकता था
यह यादें कितनी प्रेशियस थीं और इन्हें वो एक वेपन में लगाने वाला था। और तभी वॉर्न आया। 1,00,000 की आर्मी, आयरन शिप्स, आयरन सोल्जर्स, आयरन विल। नेक्सार के बॉर्डर पर जनरल केड, वॉर्न का सबसे फियर्ड कमांडर, उसने नेक्सार को एक अल्टीमेटम दिया, सरेंडर या डिस्ट्रक्शन। नेक्सार के पास 3 दिन थे। द म्नेमोनिक इंजन रेडी नहीं थी, क्रिस्टल्स लोड हो चुके थे, लेकिन कैलिब्रेशन बाकी थी। एरिस ने कैलकुलेट किया, अगर अभी फायर किया तो वेव अनस्टेबल होगी, इफेक्ट अनप्रेडिक्टेबल, कितना डैमेज होगा पता नहीं। वॉर्न की आर्मी को या नेक्सारा के अपने लोगों को एक और प्रॉब्लम थी। जब एरिस ने मशीन में क्रिस्टल्स लोड किए, उसने नोटिस किया मशीन एक्टिवेट होने पर क्रिस्टल्स को पार्शियली कंज्यूम करती थी, यानी जो मेमोरीज डोनेट की गई थी वो मेमोरीज फायर के बाद पार्शियली फेड हो जाएंगी। वो बूढ़ा आदमी जिसने पत्नी को देखने की याद दी, उसे वो याद कंप्लीटली नहीं रहेगी। वो बच्ची जिसने बाइसिकल सीखने की याद दी, उसे वो पल धुंधला हो जाएगा। एरिस ने यह कैलकुलेट नहीं किया था। यह अनएक्सपेक्टेड था, यह टेरेबल था। और अब उसके पास 3 दिन थे। 3 दिन। पहली रात एरिस ने नहीं सोया। वो मशीन के सामने बैठा था, उसमें लाखों क्रिस्टल्स एक सॉफ्ट कलेक्टिव ग्लो दे रही थी। वो साउंड, वो कलेक्टिव हम, वो हजारों आवाजें, वो एरिस को कवर कर रही थी, जैसे लाखों लोग एक साथ उसके कान में कह रहे हो, हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं। एरिस ने अपनी मां की क्रिस्टल निकाली, वो छोटी सी क्रिस्टल जो उसने सालों से अपने पास रखी थी। उसने उसे हाथ में लिया। मां की हंसी की वो याद आई और एरिस ने एक डिसीजन किया। उसने मां की क्रिस्टल मशीन में डाल दी। अगर मैं लोगों की मेमोरीज को रिस्क में डाल रहा हूं तो पहले मेरी सबसे प्रेशियस मेमोरी, यही फेयर है। दूसरी रात एरिस ने सॉल्यूशन खोजा। क्या वेपन को बिना मेमोरीज कंज्यूम किए फायर किया जा सकता है? उसने इक्वेशंस लिखे, कैलकुलेशंस किए। एक रास्ता था, अगर वो खुद द म्नेमोनिक इंजन के सेंटर में बैठे एक ह्यूमन एम्पलीफायर की तरह, तो मशीन क्रिस्टल्स को कंज्यूम नहीं करेगी। वो एरिस की ऑन कॉन्शियसनेस को एक कंडक्टर की तरह यूज करेगी। क्रिस्टल्स की एनर्जी एरिस के थ्रू जाएगी और एम्पलीफाई होकर वेपन में जाएगी। लेकिन इसकी कीमत, एरिस की खुद की सारी मेमोरीज परमानेंटली इरेज हो जाएंगी। वो अपना नाम भूल जाएगा, अपनी मां को भूल जाएगा, अपना ग्रीफ, अपना लव, अपना पर्पस, सब। एरिस ने वो इक्वेशन बंद करके रख दिया और तीसरी रात का इंतजार किया। तीसरे दिन सुबह एरिस के लैब में एक नॉक हुई। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने वो मेमोरी डोनेट की थी जब उसने पहली बार अपने बच्चे को देखा था। वो एरिस के सामने बैठ गई। उसने कहा, मुझे पता है। एरिस ने कहा, क्या? उसने कहा कि मेमोरीज फेड होंगी। एरिस ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मां हूं। मां को फील होता है जब उसकी याद पर कुछ होने वाला हो। एरिस चुप रहा। वो बूढ़ी औरत आगे बोली, एरिस, जब मैंने वो मेमोरी डोनेट की तो मुझे डर नहीं था। मुझे पता था कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। लेकिन उस मोमेंट में जब मैंने वो क्रिस्टल दी, मैंने यह नहीं सोचा कि मेरी याद सेफ रहेगी। मैंने सोचा यह याद किसी काम आए। एरिस की आंखें भर आईं। वो बोलने की कोशिश की, नहीं कर पाया। वो बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटा, जाने दो, याद फेड हो जाए, चलेगा। लेकिन जो उस याद ने मुझे बनाया वो नहीं जाता। यादें फेड होती हैं, लेकिन जो वो यादें तुम्हारे अंदर छोड़ जाती हैं वो रहता है। एरिस बहुत देर तक बैठा रहा उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद। फिर उसने वो इक्वेशन खोला जिसमें उसकी खुद की मेमोरीज इरेज होने का सॉल्यूशन था। उसने उसे पढ़ा और उसने डिसाइड किया। तीसरे दिन शाम, वॉरेन की आर्मी बॉर्डर पर थी। जनरल केड ने अटैक ऑर्डर दिया। नेक्सारा में साइरन्स बजे। लोग घरों में छुप गए। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एरिस को कॉल करने लगे। एरिस ने एक मैसेज भेजा, 5 मिनट्स, बस 5 मिनट्स। वो मशीन के सेंटर में गया। एक सर्कुलर चेंबर, चारों तरफ लाखों मेमोरी क्रिस्टल्स में ग्लो कर रहे थे। वो कलेक्टिव हम, वो ब्यूटीफुल हार्ट ब्रेकिंग साउंड चारों तरफ से आ रही थी। एरिस ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक आखिरी बार मां को याद किया। उनकी हंसी, उनकी आवाज, उनकी वो स्मेल जो घर जैसी लगती थी। पिता की वो बात, बेटा, यादें डेटा नहीं होती, यादें लाइफ होती हैं। अपने उस पहले एक्सपेरिमेंट की याद, जब पहली क्रिस्टल ग्लो हुई थी।
उस बूढ़ी औरत के हाथ की गर्माहट और अपना वो डिसीजन जो उस ग्रीफ में लिया था। नेक्सारा को बचाऊंगा, चाहे जो करना पड़े। एरिस ने एक्टिवेशन सीक्वेंस एंटर किया। मशीन जागी, क्रिस्टल्स एक साथ, मैक्सिमम ब्राइटनेस पर। वो हम एक रोअर बन गई, एक कलेक्टिव क्राई, एक कलेक्टिव सॉन्ग, लाखों यादें एक साथ एक पॉइंट पर। एरिस के थ्रू वो फील हुआ जैसे उसके अंदर से सब कुछ निकल रहा, एक ब्राइटनेस, एक वार्मथ। और फिर द मेमोरी कैनन फायर्ड 5 माइल्स। वो इमोशनल वेव 5 माइल्स तक फैली। वॉर्न की आर्मी, जनरल केड, हर सोल्जर एक साथ रुक गए। और फिर वो वेव उनसे टकराई। उस वेव में था उस मां की याद जो पहली बार अपने बच्चे को देख रही थी, उस सोल्जर की याद जो घर वापस आया और बेटे ने हग किया, उस टीचर की याद जिसके स्टूडेंट ने कहा आपकी वजह से पढ़ना पसंद आया, उस बच्ची की याद जब पिता ने बाइसिकल सिखाई, और उस मां की याद जो एरिस की थी, वो हंसी, वो आवाज, वो स्मेल, सब एक साथ। वॉर्न के सोल्जर्स रुक गए। एक एक करके उनके वेपन्स नीचे गिरे। जनरल केड जो आज तक कभी नहीं रुका था, वो रुका। उसकी आंखों में कुछ था, एक याद, उसकी खुद की, उसकी मां जो उसे बचपन में गाना सुनाती थी, वो याद जो उसने कभी भूलने की कोशिश की थी क्योंकि सोल्जर बनने के लिए सॉफ्ट नहीं होते। वो याद उस वेव में वापस आ गई और केड अपने घुटनों पर रो पड़ा। पूरी आर्मी रो रही थी। लड़ना किसी को याद नहीं रहा। मशीन बंद हुई, क्रिस्टल्स डिम हो गई। चेंबर में साइलेंस था। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अंदर आए। एरिस सेंटर में बैठा था। उन्होंने उसे कॉल किया। एरिस ने ऊपर देखा। उसकी आंखें क्लियर थीं, ब्लैंक नहीं। उन्होंने पूछा, एरिस तुम ठीक हो? एरिस ने कहा, मेरा नाम क्या है? एक ऑफिशियल ने कहा, एरिस। वो मुस्कुराया, हाँ एरिस। फिर उसने पूछा, मैं यहां क्यों हूं? वो नहीं जानता था। उसकी मेमोरीज गई थी, लेकिन कुछ था, एक फीलिंग, एक वार्मथ, जैसे किसी ने उसे बहुत प्यार किया था। वो नहीं जानता था कौन, लेकिन वो फील, वो वार्मथ वो थी। क्योंकि यादें फेड होती हैं, लेकिन जो वो यादें तुम्हारे अंदर छोड़ जाती हैं, वो रहता है। वॉर्न की आर्मी वापस चली गई। जनरल केड ने एक लेटर भेजा नेक्सारा को। उसमें एक ही लाइन थी, हम भूल गए थे, अब याद है सालों बाद। नेक्सारा में एक म्यूजियम था। उसका नाम था द म्यूजियम ऑफ मेमोरीज। वहां द नेमोनिक इंजन रखी थी। अब वो वेपन नहीं थी, वो एक मॉन्यूमेंट थी उन सब लोगों का जिन्होंने अपनी यादें दी थी। म्यूजियम में एक गाइड था, एक शांत मिडिल एज्ड इंसान जो हर विजिटर को मशीन की कहानी सुनाता था। उसे मशीन के बारे में सब पता था, हर टेक्निकल डिटेल, हर इक्वेशन। लेकिन वो यह नहीं जानता था उसने यह सब कैसे सीखा। उसे अपनी पास्ट याद नहीं थी। लेकिन एक दिन एक बच्ची म्यूजियम आई। उसने उस गाइड को देखा और उसने पूछा, अंकल आप कौन हैं? गाइड ने कहा, मुझे नहीं पता। बच्ची ने कहा, तो आप यहां क्यों आते हो हर दिन? गाइड ने मशीन की तरफ देखा, उन डाइम क्रिस्टल्स की तरफ जिनमें अभी भी एक फेंट ग्लो थी। उसने कहा, मुझे यहां अच्छा लगता है, जैसे यह जगह मेरी है। बच्ची ने क्रिस्टल्स को देखा। फिर उसने कहा, शायद यह लोगों की यादें हैं और वो आपको याद करती है। गाइड ने उसे देखा और पहली बार बहुत समय बाद उसकी आंखें भर आईं। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन वो फील, वो वार्मथ, वो फैमिलियर था। और अब इस कहानी का आखिरी पल तुम्हारे लिए। सोचो, तुम्हारे अंदर अभी कितनी यादें हैं, कुछ खुशी की, कुछ दर्द की, कुछ ऐसी जिन्हें तुम किसी को बताते नहीं। वो यादें सिर्फ डेटा नहीं है, वो तुम हो। तुम्हारी हर याद में एक एनर्जी है, एक वार्मथ है, एक वेट है। और वो एनर्जी, वो वार्मथ, वो वेट, यही तुम्हारी ताकत है। एरिस ने यह समझा। उसने यह भी समझा कि सबसे बड़ा वेपन कोई मशीन नहीं होती। सबसे बड़ा वेपन वो फील होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती है। वो मां की याद, वो दोस्त की हंसी, वो पल जब कोई था, जब तुम्हें जरूरत थी। यही यादें, यही इमोशंस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को भी रोक सकती हैं। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया का प्यार आ जाए तो दुश्मन रहता ही नहीं। यह थी एरिस की कहानी, और यह तुम्हारी भी थी, हमेशा थी।